स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की, जहां पे आज हम आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में तो बताएंगे ही, और साथ ही स्टील इंपोर्ट को लेकर एक अहम खबर है वो आप लेकर आएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि खाने के तेल के इंपोर्ट को लेकर क्या कुछ नंबर आ रहे हैं, वो ट्रेंड क्या संकेत दे रहे हैं। तमाम चर्चा होगी मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां राय देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अनिल बैनर्जी होंगे कोटक सिक्योरिटीज से, तरुण सत्संगी होंगे आर मनी से, और साथ ही भूपेश शर्मा भी होंगे टेक्निकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले शुरुआत चांदी की बात कर लेते हैं अनिल सर, और साथी तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी, सबसे पहले चांदी लेकर बताइए, फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव चांदी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि चांदी की जो आइडल पड़े जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वहां पर भी चांदी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी। डेटा सेंटर को लेकर डिमांड है, न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर डिमांड है। चांदी को इससे कितना फायदा होगा तरुण जी, और आगे किस तरह की चाल दिख रही है? थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताइए। हम डे ट्रेड नहीं करवाना चाह रहे हैं, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी पर एक ट्रेंड बताना चाह रहे हैं। आपकी राय क्या है सर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। वेल आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि अल्टीमेटली जब अक्टूबर के लो नहीं कटेंगे मार्केट का भी ब्रेकआउट दे देगा, एंड ऑलरेडी इट हैज रिजन अ लॉट। सिल्वर के अंदर देखिए लास्ट 5 इयर्स के अंदर सप्लाई साइड देख टाइट रही है, सप्लाई डेफिसिट रही है, एंड साइमल्टेनियसली जो डेफिसिट है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग इयर्स एज वेल। देखिए अल्टीमेटली इस बार के बुल रन और पुराने बुल रन में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर आए हैं। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि अभी अगर मैं बात करता हूँ एलबी में, लंदन की बात करता हूँ, शेंघाई की बात करता हूँ, या चिकागो एक्सचेंज की बात करता हूँ, अर्लियर लोग क्या था कैश में सेटल करते थे अपने डेरिवेटिव के ट्रेड्स को। इस टाइम में भी हो सकता है फियर ऑफ मिसिंग हो, नाउ दे आर वांटिंग डिलीवरी, जिसकी वजह से अभी माइनर्स के पास ह्यूज प्रेशर है। अभी देखिए आप मानिए ना मानिए, जो ग्लोबल ट्रेड होता है इन 3 एक्सचेंज पर, दैट इज अबाउट 2 बिलियन ऑunces ऑफ सिल्वर पर डे, एंड मैन्युफैक्चर कितना प्रोड्यूस करते हैं 800 ऑunces पर ईयर। सो कितना डिफरेंस है। साइमल्टेनियसली एक्सचेंज की तरफ से डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो अभी जो लो ग्रेड सिल्वर है, स्टर्लिंग हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल सिल्वर है, दे आर पंपिंग लेस एंड मूविंग टुवर्ड्स हाई ग्रेड स्टील सिल्वर टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंजेस। साइमल्टेनियसली देखिए यूज की बात करें, अभी यूएस ने ऑलरेडी कॉपर को और सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल में डाला है, रेयर कमोडिटीज में डाला है, क्योंकि जिस तेजी से कंजम्पशन बढ़ रहा है इसकी सप्लाई नहीं निकल रही है। एंड मोस्टली देखिए कॉपर और अदर माइन से एज अ बाई प्रोडक्ट ही 65-70% निकलता है। एंड चाइना का भी देखिए, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। क्लीन एनर्जी में इटसेल्फ उनका काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में सेल फोन, कार, सो एंड सो फोर्थ, इतना ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट पर कर भी एक तरीके से लगा दिया है। यूएस के केस में भी हम बात करते हैं, देखिए जैसे आपने न्यूक्लियर बोला, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें तो यूज होता है, डिफेंस में काफी ज्यादा यूज है। और जिस तरीके से अभी देखिए वर्ल्ड मार्केट में हम देखें, यूक्रेन रशिया का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, मानो ना मानो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो इट वॉन्ट बी सरप्राइज, अभी जो डिमांड है वो पैराबोलिक वे में बढ़ रही है, एंड स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना जो कि पॉपुलिस्टिक कंट्री है, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जिनके अंदर हमने देखा है डिमांड मैनीफोल्ड बढ़ी है, और दैट फिनोमेना इज लाइकली टू कंटिन्यू। वी सी एक्चुअली लॉन्ग टर्म change in the structural change in the demand, and that is likely to support silver prices in the long run. Maybe मुझे ऐसा लगता है कि now couple of years के अंदर सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर और टिल डेट हमने देखा है आउट परफॉर्म किया है, बट दैट फिनोमेना इज लाइकली टू कंटिन्यू, एंड मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी, एंड मार्केट के अंदर जो स्टोरी है वो एक्चुअली डिमांड ड्रिवन है, सप्लाई साइड जो टाइट है उसके ड्रिवन है। सो अल्टीमेटली सिल्वर मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से अभी का जो माहौल है वो कंटिन्यू करेगा जी।
जो सिल्वर को लेकर ये आपका पूरा आउटलुक आ गया है। हमारे साथ शिवांकर सेन भी हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, दूसरी तिमाही में काफी चैलेंजेस थे। एक तो फ्लड्स वाली सिचुएशन थी, श्राद्ध का पीरियड भी था, उसके बाद भी नतीजे ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो धनतेरस दिवाली के आसपास की कहानी है, जहां पर आपने हाईएस्ट मंथली रिटेल सेल्स देखने को मिले थे। आगे को लेकर सर क्या आउटलुक दे रहा है? आगे किस तरह की स्थिति रहेगी? क्या इसी तरह के एक्जुबरेंस, इसी तरह की डिमांड बनी रहेगी? क्योंकि भाव वापस से बढ़ने लगे हैं सोने और चांदी को लेकर। ये कंज्यूमर का बिहेवियर जैसा जब अगस्त सितंबर में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ना चालू हुआ, तो लोगों के मन में एक कंसर्न था कि ये प्राइस सस्टेनेबल है, ये बढ़ रहा है, फिर नहीं। बट जब दिवाली धनतेरस आ गया, तो लोगों का वो पोस्टपोनमेंट ऑफ बाइंग है, वो फाइनली ऑस्पिशियस टाइम के लिए खरीदारी किया। और इसीलिए हम लोगों का अक्टूबर में 700 करोड़ का सेल कंपेयर टू लास्ट ईयर 1100 करोड़ का सेल इन अक्टूबर हुआ था। तो आई थिंक कंज्यूमर्स लोग मोटा मोटी मन में मान गए कि ये प्राइस अभी ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि ये क्वांटिटी और वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को लाइट वेट ज्वेलरी और बजट के लिए थोड़ा वजन कम करने का एक इच्छा और मांग है, ताकि उनका बजट में हो जाए। बट जिस हिसाब से अभी 4-5 मंथ्स में वेडिंग का सीजन है और जिस हिसाब से नंबर ऑफ डेट्स ऑफ वेडिंग्स है, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि धनतेरस के बाद भी एक मोटा मोटी रोबस्ट डिमांड कंटिन्यू कर रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं। और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव कि ओवरऑल अगर वाईटीडी का ग्रोथ बात करें, तो अभी ऑलरेडी अराउंड 25% वाईटीडी ग्रोथ में हम लोग चल रहे हैं। 20% के ऊपर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो मिलना ही चाहिए अगर इसी लेवल में गोल्ड रह गया। और अगर गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस का ओवरऑल सोच लगे, तो लग रहा है कि अभी जो प्राइस है कंज्यूमर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए यही सोच रहना चाहिए कि बाय ऑन एवरी डिप्स। दिसंबर में फेड का इंटरेस्ट रेट का डेट आने वाला है, और उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट रेट कट करे, तो थोड़ा और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा। और उस हिसाब से इन्फ्लेशन का जो डर है उस सोचते हुए आई थिंक दैट बाय ऑन एवरी डिप और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके ही रखना चाहिए, वो कंज्यूमर हो इन्वेस्टर हो। कुछ डिमांड और कुछ प्राइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस बार फिर से सिनेरियो चेंज हो रहा है, अचानक से एक रैली वापस से इमर्ज होती रही है गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को लेकर। आपका आउटलुक क्या है? क्या ट्रेंड देख रहे हैं प्राइस को लेकर आप? देखिए, प्राइस को लेकर अगर लास्ट 2-3 दिन का आप एनालिसिस करें, तो 3,950 4,000 से 4,200 के आसपास चले गए, तो 5% जंप ले लिया विद द एक्सपेक्टेशन कि ये जो अमेरिका का शटडाउन क्लोज, तो लोगों के अंदर एक यूफोरिया बोले। बट आई थिंक मोर सो ये फेड इंटरेस्ट रेट कट के लेके ही लोग अभी धीरे धीरे ये बाइंग मोड में आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई $4,400 के जो आसपास था, तो यहाँ से ऊपर के तरफ मे बी 5%, बट नीचे की तरफ भी 3,850 3,900 यही रेंज में। सो 3,900 से 4,300 ये रेंज को लेके ही लोगों को काम करना चाहिए। चांदी पर लोग अचानक से काफी ज्यादा बुलिश है, जितनी भी रिपोर्ट आ रही है चांदी को लेकर काफी सुपर बुलिश लोग नजर आ रहे हैं। आपकी राय चांदी में क्या है? देखिए, चांदी में ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल सकूं कि ड्यूरिंग दिवाली धनतेरस चांदी का बहुत डिमांड था। लोगों को, हम लोगों का तो फिजिकल मार्केट में शॉर्टेज भी 7 दिन के लिए आ गए थे, सप्लाई नहीं थे। और जब स्टोर्स में चांदी जा रहा था, तो लोगों का एक अलग ही फोमो इफेक्ट में आए, और सिल्वर का कॉइन्स, सिल्वर का आइटम्स बिक गए। तो दो चीज देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो बहुत सारे ज्वेलरी कस्टमर्स हैं जिनको लगेगा कि चांदी में भी एक वैल्यू है, और ज्वेलरी चांदी में भी वो लोग खरीदना चाहिए, या गिफ्टिंग के लिए हो या सजने के लिए हो। सेकंड है कि आरबीआई ने ये रूल कर भी दिया कि चांदी अगेंस्ट में भी लोन्स दे सकते हो, तो उसके लिए चांदी का भी एक जो इनहेरेंट वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। और अफोर्डेबिलिटी के तौर पे भी चांदी एक अच्छा गिफ्ट आइटम के तौर पे डिमांड अच्छा आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक चांदी शुड बी अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट गोल्ड में इन मेनी मेनी reasons and occasions.
ओके, बिल्कुल इसका दायरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। 60% तक तो इंडस्ट्री में भी जाती है और हिंदुस्तान जैसे मार्केट में जहाँ पे चांदी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इस पर भी लोग काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया आपका और आने वाली तिमाहियों को लेकर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगे भी अब दमदार परफॉर्मेंस देते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अनुज जी भी है। अनुज चौधरी जी, आप अब बताइए गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या आ रही इन हाउस? आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी, ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे मीडियम टू टर्म अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। अभी गोल्ड एक $4,200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में एक 4,380 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी जो मूव आई है नीचे 3,900 के आसपास जो लो बनाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट $4,200 के आसपास आ गया है। इट इज टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई ऑफ 381 और एक बार वो वापस ब्रेक करता है तो ऊपर में $4,500 तक किए जा सकते हैं मीडियम टर्म, मतलब 6 से 8 महीने के अंदर में। नीचे में देखेंगे तो जब तक ये अक्टूबर का लो ब्रेक नहीं होता है, अपसाइड इंटैक्ट है और इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म या इंट्राडे की बात करेंगे तो इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं नीचे में। अभी जो दिसंबर वायदा है 1,25,800 से लेके 1,26,000 के लेवल के आसपास बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 1,24,500 के नीचे में और ऊपर टारगेट देखे जा रहे हैं 1,28,000 से 1,29,000। अगर चांदी की बात करें तो $53 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी कल शाम को थोड़ा करेक्शन आया था और फेड चेयर जेरोम पावेल का कमेंट हॉकिश थे, वो देखते हुए थोड़ा हमने देखा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन आज वापस एक बाउंस बैक किया है। ऑलमोस्ट 1.1% ऊपर है $53 के आसपास में। तो यहाँ पे भी अगर डिप्स के अंदर में देखें तो बाय करके चल सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई है करीबन $54.45। कल ऑलमोस्ट वो उसको मिल गया था। अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर में एक $55 से $56.5 से $58 तक देखे जा सकते हैं। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 1,61,500 के आसपास में। नीचे में 1,61,000 1,60,800 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। अगर मीडियम रेंज देखें तो 1,58,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर 1,65,000 से 1,68,000 का देखा जा सकता है। जी विश्वमोहन जी। आप बताइए तरुण जी, आप क्या बन रही है गोल्ड को लेकर, आप क्या सलाह दे रहे हैं? वेल, जैसा मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि 3880 इन केस ऑफ गोल्ड एंड $45.50 इन सिल्वर नहीं कटेगा। बेस बन चुका है, मार्केट कंसोलिडेशन में है। 4050 बोला था क्रिटिकल रजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 4250 तक के लेवल देखे जाएंगे जो मार्केट ने टेस्ट किया। सिल्वर के केस में भी बोला था 49.50 के ऊपर चलेगा, इसमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। अभी देखिए कल प्रीवियस टॉप से ही लौटा है, लेकिन अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। $52 के ऊपर सिल्वर चल रहा है, इवन शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव रहेगा। द मोमेंट इट सस्टेन्स $54.50 और $55, इसके अंदर स्पार्किंग रैली देखने को मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर सिल्वर की प्राइस $75 तक आ सकते हैं। और गोल्ड की अगर बात करता हूं, देखिए अभी 4,000 का बेस बना लिया है। 4,000 के नीचे जब तक गोल्ड के प्राइसेस नहीं चलेंगे तो कोई भी ड्रॉप आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। अभी तो एज ऑफ नाउ लगता है 4380 जो कि इसका रिकॉर्ड हाई था 28 अक्टूबर को लगा दिस ईयर, उसकी तरफ जा रहा है। उसको ब्रेक करेगा तो स्पार्किंग मूव इसके अंदर भी आते हुए देखेंगे। एंड मानो ना मानो जिस तरह से सिचुएशन है अभी भी, क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है। मॉनिटरी जो ईजिंग है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। दिसंबर में नहीं होगा तो फिर जनवरी में होगा। साइमल्टेनियसली ब्रॉडर देखेंगे, डॉलर में वीकनेस कंटिन्यू है। और उसके अलावा देखिए ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर लीगल जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी लीगलिटी पर काफी डाउट क्रिएट किए हुए हैं। तो थीम ऑफ फियर है यहाँ पर, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। सेंट्रल बैंक 5 साल से लगातार बाय कर रहे हैं, देर नेवर कम टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर वो आ रहे हैं तो उनके पास रीजन होगा। एंड जिस तरीके से अभी फिजिकल डिलीवरी डिमांड एक्सचेंजेस पर आ रही है, दैट ऑल्सो सपोर्टिंग की अल्टीमेटली ये जो लॉन्ग रन का स्टोरी है दैट इज गोइंग टू लास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड इज ग्रेजुअल heading towards the path of 4,800 5,000. सिल्वर इज हेडिंग टुवर्ड्स $75 एंड ये दो काउंटर ऐसे हैं कि जैसे कि अभी हमने लास्ट 2 वीक 3 वीक ड्रॉप किया, कंसोलिडेशन देखा था। ऐसे फेज में सेलिंग ना करके बाइंग
साइड में जाना चाहिए। अभी भी मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो बाइंग साइड में है और जो फंडामेंटल्स है दैट इज सपोर्टिंग द अपसाइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दोनों के ऊपर तेजी रहेगी। गोल्ड प्रॉब्ली इंडियन मार्केट के अंदर नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा, 1,35,000 तक आ सकता है। एंड थोड़ा अगर लॉन्गर व्यू लूं तो 1,50,000। सिल्वर में मैं बहुत गंगो हूं, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 2.5 से 3 लाख के भी प्राइस सिल्वर के अंदर आ जाए डोमेस्टिक मार्केट में। तो जी आपको लग रही है 1,50,000 यहाँ पर सोना लंबी अवधि में लग रहा है और 2.5 से 3 लाख के टारगेट भी दे रहे हैं चांदी में। चांदी आप भी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए बीबी मेहता साहब के पास चलते हैं। ईडी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने नंबर जारी कर दिए 2024-25 के। सर किस तरह के इंपोर्ट के नंबर रहे हैं खाने के तेल में और क्या ट्रेंड शिफ्ट होते हुए आप देख रहे हैं इस मार्केट में? देखिए, इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर भी 160 लाख खरीदा, ये साल भी 160 लाख के खरीदा। हाँ जो कॉस्ट ऑफ कंसर्न है वो जो बिल है 18 बिलियन का हो गया। पहले जो 1.31 लाख करोड़ का था लास्ट ईयर का, ये साल का जो हुआ है 1.61 लाख करोड़, रफली 15 बिलियन 18 बिलियन का होगा। आप क्रूड पेट्रोल गोल्ड के बाद हो सकता है कि एडिबल ऑयल हो इंपोर्ट में, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। और दूसरा हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, मगर हमारे आत्मनिर्भर कहाँ हो रहा है? हमारा तो इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो वही भी कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो हम टेक्नोलॉजी मिशन के 10,000 करोड़ का प्लान लाए मगर अभी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो टोटली इंपोर्ट जो हमारा कम होना चाहिए, क्यों हर साल हमारा आज हमारी जो रिक्वायरमेंट 26 to 26.5 मिलियन टन 260 से 265 लाख टन की है। हमारा घरेलू उत्पादन है 100 लाख के करीब है, 105 के करीब है। 160 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। वो एक कॉज ऑफ कंसर्न कैसे कम करे? और हर साल 1 मिलियन टन आपको ज्यादा तेल चाहिए, मतलब 3 मिलियन टन का ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है कम से 15 मिलियन की, और साथ में पर कैपिटा कंजम्पशन जल्दी से बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम काफी अच्छी बढ़ रही है, तो उसके वजह से उनके लिए तो जब इनकम बढ़ती है तो फूड सेक्टर एंड क्लोथ ये 3 प्रायोरिटी है, और 3 प्रायोरिटी फूड विदाउट ऑयल तो आप कर नहीं सकते। तो इसके वजह इतना शुक्र करो कि भाव इतने ऊपर थे, इसके लिए इंपोर्ट कम हुआ है। अगर भाव नीचे होता तो कंजम्पशन और बढ़ जाता था और इंपोर्ट और ज्यादा होता था। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए अभी वो कैसे हमारी इंपोर्ट रिड्यूस करे। उसका मतलब हमारा कंजम्पशन स्टैग्नेंट है, बढ़े, मगर साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जो आज 40 मिलियन के करीब बोल रहा है वो 5 साल में 65 या 75 मिलियन तक का लेके जाना है। उसके रोड मैप नहीं है। टेक्नोलॉजी मिशन ने 3 साल से टेक्नोलॉजी मिशन काम कर रहा है, पर क्या हुआ? प्रोडक्शन इज सेम, प्रोडक्टिविटी 1000 किलो के सामने आ रही है। तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा भाई क्या ऐसा प्रोग्राम करे ताकि डायरेक्ट रिजल्ट मिले। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन एक चीज और मैं कह रहा हूं, आपकी सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे अब तमाम कोशिशों के बाद भी हम उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारा कंजम्पशन भी साल दर साल तो बढ़ेगा ही। अब भाव को लेकर सर क्या ट्रेंड दिख रहा है और किस तरह के शिफ्ट होते जा रहे हैं? सॉफ्ट ऑयल इंपोर्ट पे ज्यादा फोकस हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में देखिए कि दाम भी काफी तेजी से बढ़े हैं। आगे कर क्या ट्रेंड दिख रहा है? आप जितने भी सेमिनार में गए होंगे वहां से क्या रीडिंग आपकी है, क्या सेंस कर रहे हैं सर? देखिए पहले कि हमारा इंपोर्ट आज 60% डिपेंडेंट है, तो हमारा भाव दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया के भाव से आपको चल रहा है। और दुनिया में अभी मोर एंड मोर नॉन एडिबल पर्पस यूज ज्यादा हो रहा है। आज वर्ल्ड 260 मिलियन टन पैदा कर रहा है वेजिटेबल ऑयल, उसमें 60 मिलियन रफली फॉर बायोडीजल। उसके वजह आपके हाथ में तो 200 मिलियन ही है, तो प्रैक्टिकल सेम क्वांटिटी है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, नेचुरली इट विल पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस। आज इंडोनेशिया भी 50 की बात कर रही है, अमेरिका 6.5 मिलियन सोयाबीन ऑयल कन्वर्टेड टू द बायोडीजल। सब बायोडीजल के पीछे लगे हुए हैं, और उसके वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिड्यूस एंड मूविंग टू फ्यूल, तो वो एक बड़ा इश्यू है। और देखिए आज कोई भी कंट्री है वो अपना सोचेगा पहले कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है। आज इंडोनेशिया सोचते हैं कि भाई हम बायोडीजल बनाएंगे तो उनका जो इंपोर्ट है वो कम होगा, तो उसके ज्यादा बायोडीजल फोकस कर रहा है। और वो भी चाहते हैं कि पाम के भाव कम रहे। और जहां तक आपने बोला, अभी देखिए पाम 1100 है, सोया 1150 है, और सनफ्लावर
1300 के करीब है CF इंडिया की प्राइस है। एक जमाना एक फरवरी मार्च में आपने देखा सनफ्लावर वाज द चीपेस्ट द पाम वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल, तो इसके वजह से भी हुआ है, तो शिफ्ट हो रहा है। एक जमाने में 60% पाम था और 40% सॉफ्ट ऑयल था, आज उल्टा हो रहा है, 45% पाम हो गया और 55% सॉफ्ट ऑयल हो गया, क्योंकि सोयाबीन ऑयल काफी ज्यादा आ रहा है। वी हैव सीन रिकॉर्ड इंपोर्ट ऑफ 54 लाख टन्स ऑफ सोयाबीन ऑयल इन द लास्ट ईयर, जो 2015-16 का रिकॉर्ड था 43 लाख टन का, वो भी तोड़ दिया 54 लाख, और बढ़ेगा क्योंकि सोयाबीन क्रशिंग हो रही है वर्ल्ड वाइड और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है 420 के। पर हम देख भी रहे हैं कि काफी ज्यादा ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा है, उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सर, वक्त कम था लेकिन आपने अपनी पूरी बात रख दी। उम्मीद करते हैं इस आप नाराज नहीं होंगे कि आपको वक्त नहीं मिला सर। चलिए सर आगे बढ़ते, कुछ और खबरें भी लेनी है हमें। सर, हमारे साथ ध्रुव गोयल साहब है बिग मिंट से। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी। सर एक अहम खबर है जिस पर आपसे अपडेट लेना था, वो है वियतनाम से इंपोर्टेड स्टील पर जो इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है इंपोर्ट पर, सरकार ने करीब इंपोर्ट ड्यूटी $121 प्रति टन के आसपास तय की। इसका क्या असर होगा ये मैं एक जानना चाह रहा हूं, और क्या इस ड्यूटी से घरेलू जो हॉट रोल्ड स्टील कीमतें हैं उसमें कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्थिरता देखने को मिलेगी क्या? नमस्ते विश्वा जी। नमस्ते सर। तो आपने सही कहा कि गवर्नमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि वियतनाम के हॉट रोल्ड कॉयल पे $121 के दर से उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो पहली चीज़ तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो कंपनी स्पेसिफिक होती है, ये पूरे वियतनाम की सारी मिल्स पे नहीं है। तो उसमें एक मिल है फॉर्मोसा, उसके ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है, बाकी जो मिल्स हैं उस पर ड्यूटी नहीं है। और अगर मुझे आंकड़ों में आपको बताना हो तो इंडिया लगभग आपका 7 मिलियन टन 7-7.5 मिलियन टन इंपोर्ट करता है, जिसमें कि वियतनाम का शेयर मोटा मोटी 10 से 15% था पिछले साल FY25 में। और इस साल इंडिया ने लगभग 6 महीने में 5 मिलियन टन इंपोर्ट किया है, उसमें भी मोटा मोटी वियतनाम का शेयर 10 से 15% था। तो ये जो ड्यूटी लगी है इसका इन्वेस्टिगेशन पिछले साल से चालू हो गया था। जुलाई 2024 में इंडियन स्टील एसोसिएशन ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वियतनाम से स्टील आ रहा है वो कम आ रहा है और ये हमारे डोमेस्टिक स्टील उत्पादक है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया और फाइंडिंग में ये फाइंड किया कि उसमें उनको हर्ट हो रहा है और ये ड्यूटी अभी। ध्रुव जी सर एक छोटा सा सवाल, और खबर तो हम दिखा ही रहे हैं लेकिन भारत में स्टील डिमांड को अगर देखें तो किस तरह है? क्या इंपोर्ट में कमी से क्या कुछ सप्लाई गैप आएगी, और जो कंपनियां हैं स्टील कंपनियां हैं वहां पर उनके मार्जिन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ आगे सुधार देखने को मिलेगा? एक छोटा जवाब सर। तो इंपोर्ट तो जैसे दो चीजें, एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वियतनाम पे और एक आपका सेफगार्ड ड्यूटी है जो प्रोविजनल ड्यूटी गवर्नमेंट लाई थी जो कि 7 नवंबर को खत्म हुई है, बट चांसेस है कि वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो बहुत असर तो नहीं हुआ है प्राइसेस पे, जरूर इंपोर्ट थोड़े कम हो गए हैं, उससे आपके 15% के आसपास का इंपोर्ट कम हो गया है, बट लोकल मार्केट में भाव कम हुए हैं स्टील के। आप वक्त निकाला, और साथ ही तरुण सर आपका, अनुजी आपका, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तमाम मुद्दों पे आज हमने खाने के तेल से लेकर स्टील, सोने, चांदी पर आपको एक राय दिलाई मुनाफे की मंडी में। आप सभी मेहमानों का चलिए शो को यही समझते हैं। ब्रेक के बाद में यहाँ खबरें चलती रहेंगी, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ET Now स्वदेश पर।